काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो ये जो हमारा विषय था शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, तो जितनी भी थ्योरी थी वो समाप्त हो चुकी है। तो अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक, तो इन सभी को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। जहाँ समझाने वाली बात होगी समझा दिया जाएगा, बाकी सब इजी ही है। ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। पहला है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एनसीईआरटी का है। ठीक है, और इसी प्रकार आगे दिया हुआ है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। ये कथन कोठारी कमीशन का है। और दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके उत्तर दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो, मतलब मैक्सिमम तो सही है, लेकिन कुछ कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो अगर मैं गलत पढ़ा देता हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि सर ये आपने ये बताया, बल्कि होना ये चाहिए था। ठीक है, तीसरा है मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। ये कहा था रैमर्स व गेज ने। ठीक है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है स्वाभाविकरण करना। ठीक, मूल्यांकन का यही क्रियात्मक पक्ष है, स्वाभाविकरण करना। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है? तो ये किसने कर लिया गया है? यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। ये डांडेकर ने कहा था। आगे है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ये बेसले ने कहा था। अगला है मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। तो ये रैमर्स एंड गेज ने कहा था, पीछे पढ़ चुके हैं। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक, शैक्षिक उद्देश्य ये सभी हैं। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। महेश ने गणित परीक्षा के विषय में 60 अंक प्राप्त किए। तो यह प्रक्रिया क्या है? तो 60 अंक यानी मापन है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मापन। ठीक, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम है। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, रैमर्स एंड गेज। जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, तो कठिनाई ज्ञात की जाती है, अभी आप पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में कि उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण नहीं, क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि से संबंधित है। ठीक, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि जो है वो संबंधित है। व्यवहार परिवर्तन से, शिक्षण उद्देश्य से, अनुभवों से, ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन तो सतत और व्यापक दोनों है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? और बात दोनों। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है। ठीक, कक्षोन्नति का भाई जो कक्षोन्नति कब होती है? जब आपकी लास्ट मतलब अर्ली ईयरली जो एग्जामिनेशन होता है, यानी वार्षिक जो परीक्षा होती है उसको होने के बाद होता है ना। तो यहाँ पे कक्षोन्नति का प्रमुख साधन क्या हो जाएगा? वार्षिक परीक्षा। आगे है सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानता विभक्त किया गया है। तो ये हो जाएगा सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को 10 भागों में विभक्त किया गया है। छात्रों के वैयक्तिक संबंधी कितने पक्ष हैं? 10 पक्ष हैं। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं, तो ये सभी क्रियाएं हैं। वाद विवाद, खेलकूद, तैरना, तो ये सभी क्रियाएं पाठ्यक्रम संबंधी हैं। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, तो सार्थक ज्ञान के लिए भी, निरर्थक ज्ञान के लिए भी। ठीक, तो ये और बात दोनों हो जाएगा। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, तो पहाड़े, कविता, गिनती सभी सीखते हैं, तो ये सभी इसमें ये उत्तर हो जाएगा। और प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को कौन सा परीक्षण दिया था? 3RS परीक्षण। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाँच। ठीक, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाँच, तो ये है मूल्यांकन का अर्थ। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में विभक्त किया। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं निर्धारण सूची। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। ठीक, अशाब्दिक निर्धारण मापनी क्या हो जाएगी? आत्म निर्धारण विधि। ठीक, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा द। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, तो विषयी। ठीक, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, तो ये सभी हो जाएगा। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध है एक दूसरे से। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है,
तो व्यक्ति के अधिगम स्तर, समाज, तो इसमें भाई छात्र के अधिगम स्तर हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन के दौरान छात्र का ही अधिगम स्तर ज्ञात करते हैं, तो इसका उत्तर सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण को विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो पहला ऑप्शन परीक्षण पुनः परीक्षण, अर्ध विच्छेदन, मानक त्रुटि, समांतर प्रारूप विधि। तो इसमें सा हो जाएगा मानक त्रुटि। आगे है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो क्रॉनबैक ने दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो भाई संक्षिप्तता। ठीक, जो हो गया। ऐसे ही आगे है कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण क्या कहा जाता है? वैध कहा जाता है। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, तो ये कथन गिलफोर्ड महोदय का है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? 4। निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? तो भाई इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है, इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं, इसके प्रयोग से शिक्षण एवं मूल्यांकन में गतिशीलता बनी रहती है, इसके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक दुर्बलताओं का पता लगाया जा सकता है। जो बा पॉइंट है यही इसमें गुण नहीं होता। ठीक, इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। ऐसे ही आगे है कि निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है? तो पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन स्किनर का है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है? अंकगणित। ठीक, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था? कॉलियर तथा लुबिन ने दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है सीखने का तरीका। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार में और शिक्षण में परिवर्तन हेतु विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समझ, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे है क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से डालते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, ये स्टीफन एम कोरे ने कहा था। निम्न में से शिक्षा के नूतन आयाम का भाग नहीं है? तो सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण, बल्कि ये जो अध्यापकों का वेतनमान का पुनर्निर्माण ये नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है? ठीक, तो आशावादी प्रवृत्ति जो है वो नई नहीं है। नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। ठीक, तो योगेंद्र जीत ने कहा था। नवाचार वह विचार जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे, ये तो रोजर्स ने कहा था। निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषताएं हैं? तो जिसे नया समझा जाता है ये भी है, प्रयासपूर्ण किए जाने वाला कार्य ये भी हो सकता है, वर्तमान परिस्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान का है कि किसी नवाचार के द्वारा अर्जित कौशलों का प्रयोग आगे आने वाले नवाचारों में भी किया जाता है? तो ये M.B. माइल्स का कथन है। शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं, तो शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, शिक्षा प्रसार सेवा विभाग, शोध पत्रिकाएं, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऐसे ही आगे है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसमें अनस्तसी। ठीक है, ये जो द ऑप्शन है ये होगा। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। ठीक, मूल्यांकन की इस परिभाषा को निम्न में से किसने दिया था? तो ये डांडेकर ने दिया था। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कोठारी आयोग ने कहा था। निम्न में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? ठीक, तो शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और यहाँ पे छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, व्यवहारिक परिवर्तन, तो ये जो सा ऑप्शन है छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, यही इसमें सही है जो मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। जहाँ पे निष्कर्ष संदर्भित निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट ग्लेशर द्वारा दी गई थी। ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन करे, उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है, उसे कहते हैं मानक संदर्भित मापन। जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषय सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं? निकष संदर्भित परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? तो प्रेक्षण।
ठीक है। बाकी अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण तो है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो ज्ञान भी है, विश्लेषण भी है, अनुप्रयोग भी है, चारित्रीकरण इसमें नहीं होगा, तो इसका उत्तर चारित्रीकरण हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण मुख्य प्रयोजन होता है किसी विषय के छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना, छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त शिक्षण प्रदान करना, किसी विषय में छात्रों के ज्ञान व कुशलता का मापन करना, छात्र के किसी विषय में विशिष्ट प्रकार के कार्य करने वाली बीजभूत योग्यता का मापन। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना। आगे है निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान या पदक्रम नहीं है? तो भाई परीक्षा की योजना बनाना, परीक्षा के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षा का मूल्यांकन, लेकिन परीक्षा का प्रशासन करना तो इसमें ये नहीं है पदक्रम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आ। निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो संक्षिप्तता पढ़ चुके हैं पीछे। जब कोई परीक्षण वही मापता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें वैध हो जाएगा। जब कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वो अपने उद्देश्यों का मापन करता है, गिलफोर्ड, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है, तो ये गिलफोर्ड ने ये भी बोला था। आगे है परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपाय उपयुक्त है? तो मानकीकरण में वृद्धि करना, ये भी है। पदों की संख्या में वृद्धि करना, परीक्षण की सीमा निर्धारित करना, तो ये तीनों है नहीं, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक। आगे दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह क्रॉनबैक द्वारा दी गई परिभाषा थी। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण है? तो इसमें भाई बुद्धि परीक्षण बिने साइमन परीक्षण एक नज़र में आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। बुद्धि का मापन करने वाले बिने साइमन परीक्षण का निर्माण कब किया गया था? 1905 में किया गया था। बुद्धि मापन हेतु स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण भाई 1908 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो आर्मी बीटा परीक्षण, टर्मन मेरिल परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही आर्मी अल्फा परीक्षण है। ठीक, इसमें ऑप्शन बा हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने निम्न में से किस बुद्धि के सिद्धांत का निष्पादन? थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत। ठीक। आगे है एक 10 वर्ष का लड़का 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो भाई जितनी उसकी मानसिक आयु उसको और वास्तविक आयु 10 है, उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 10 टाइम्स जाएगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 आ गया, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो 120 हो जाएगा। मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है, ठीक, तो सापेक्ष मापन होता है इसका, और 90 से 100 के बीच अगर बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति है तो वो सामान्य बुद्धि लब्धि में आएगा। बिने साइमन एवं टर्मन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये व्यक्तिगत परीक्षण होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत, ना कि सामूहिक, द्विपक्षीय, या इनमें से भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो TAT भी है, शब्द साहचर्य परीक्षण भी है, रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट भी है, लेकिन कैटल का 16 PF नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना और विश्वसनीयता। तो भाई यही है कि उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष। मूल्यांकन वह क्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, ये क्रॉनबैक ने कहा था। मापन होता है, तो मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है। ठीक, ऐसे ही व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो व्यक्तित्व के अगर सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है तो उसमें व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, ना कि सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये संज्ञानात्मक पक्ष से है। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। सत्र के अंत में वार्षिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन, जो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? जो प्रयोग किस में होता है भाई? विज्ञान में भी होता है, भूगोल में भी होता है, कृषि में भी होता है, तो इसमें ये उसका उत्तर आ हो जाएगा। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता है, तो ये जो कठोरता लिखी यही नहीं होगा, तो इसका उत्तर द हो जाएगा। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक ज्ञान क्या होगा? मौखिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर सा हो जाएगा। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? भावात्मक पक्ष। यह ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से। ठीक, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रॉस का कथन है। ऐसे ही आगे लिखा है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो स्टीफन एम कोरे ने किया था।
कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में उस वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, तो इसका निर्णय क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, आच्छादन, समाजमिति, मूल्यांकन, तो इसका निर्णय कहलाता है मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। ठीक है, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों में ये सभी पक्ष आ जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आ। मूल्यांकन की प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से मूल्यों का, आदतों का, आदर्शों का, समझ का। तो संज्ञानात्मक पक्ष निम्नलिखित में से किसका संबंध? तो समझ का जो संबंध है वो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है? तो भावात्मक पक्ष का संबंध रुचियों से होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो इनमें कितनी क्रियाएं होती? 5 क्रियाएं होती हैं। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु क्या तैयार किया जाता है? अवलोकन तो नहीं होगा इसमें, छात्र इसमें प्रोफाइल तैयार की जाएगी ना, जिसमें उनकी उपलब्धियों का विवरण होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो मापक के द्वारा पता चलता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, इसका मूल आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो समय अधिक लगता है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है। समस्याएं अनुभवजन्य होती, तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो वही देखिए आ गया ना 6 और 8 वाला, तो इसमें आप लगाएंगे 6। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता। तो पर व्यक्ति क्रियात्मक शोध से किस समस्या का प्रस्तावित किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? परिकल्पना। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा परिकल्पना। आगे है कि क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समष्टि को कहते हैं। ठीक है, समष्टि कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो प्रत्यक्षण नहीं आता, बल्कि साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन आता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्षा में करता है, तो ये रॉस ने कहा था। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध, तो इसमें सभी हो जाएगा। सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किए जाने मूल्यांकन, ये भी सही है। सत्र के मध्य में, नित्य, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो ये प्रश्न है वो पहले आ चुका है, तो इसमें उत्तर यहाँ पे गलत दिया हुआ था, इसका उत्तर होगा क्रॉनबैक। ठीक है, और विज्ञान, भूगोल तथा कृषि कैसे विषय होते हैं? तो ये सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले विषय होते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं? तो ये सभी विशेषताएं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। ठीक, तो बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। और आगे भावात्मक पक्ष कहलाता है, तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की संवेगों से संबंधित और मनोवृत्तियों से संबंधित, तो इसमें सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और ब्लूप्रिंट का संबंध किसने? प्रश्न पत्र निर्माण से। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, तो उपचारात्मक शिक्षण जो संबंधित है वो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। और रॉस का कथन है, तो इसमें बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये जो है वो रॉस का कथन है। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो क्रियात्मक शोध। आगे है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? तो शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABSA सभी को है। ठीक है, इसमें सभी हो जाएगा। आगे है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता क्या होता है? तो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों होता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम मोरे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ भाई 2009 से हुआ था, और रीता ने भाषा में 60 अंक मतलब 60 अंक प्राप्त किया, और 60 अंक का प्राप्त करना क्या भाई? मापन कहलाता है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी ये कब विकसित हुई थी? 1956 में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक इसमें से कौन सी है? ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज, ये भी नहीं है। इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, ये भी नहीं है। और इम्प्रूवमेंट एजुकेशन। आगे है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये किसके? जो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की बुक है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कैसे होते हैं? उदाहरण ये क्या होता है? उदाहरणार्थ प्रश्न होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है,
तो पाठ्यक्रम की व्यापकता ये विशेषता नहीं है, बल्कि समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता है। हम समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये कि क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है अधिगम अनुभव, परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान जो होती है परिकल्पना। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, गणित से संबंधित है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? एस स्टीवेंस ने कहा था। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक भी है, विषय वस्तु भी है, समाज भी है। ठीक, इसमें सभी हो जाएगा। ऐसे ही आगे है कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, सभी है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो इसमें अनुप्रयोग हो जाएगा। ठीक, और इसी के साथ जो हमारे कितने थे 139 जो हमारे महत्वपूर्ण या प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्न थे, यहीं पे समाप्त होते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से रट लीजिए, कोई ना कोई इसमें से प्रश्न जरूर पेपर में आएगा। ठीक, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और बाकी अगर आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी पीछे के लेसन पढ़ने हैं तो हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।